हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर्स जीएस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पाचन तंत्र कहते किसे हैं? तो पाचन में जितने भी अंग भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। यानी जितने भी अंग भाग लेते हैं पाचन तंत्र में वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, पाचन होता क्या है दोस्तों? पाचन क्या करता है? जटिल अणुओं को किसमें बदलता है? सरल अणुओं में बदल देता है। यानी जैसे आपने कुछ खाया तो उसको क्या करेगा? छोटा छोटा कर देगा। पाचन क्या करता है? जैसे आपने रोटी खाया, दाल खाया या फिर कुछ और खाया तो इसको क्या करेगा? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। यानी जटिल अणुओं को किसमें तोड़ेगा? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पाचन जो होती है इसको दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। दोस्तों आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। वहीं पर पाचक ग्रंथियां भी होती हैं कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आहार नाल जो होती है इसमें कितने कितने पार्ट होते हैं, कहां कहां से शुरू होता है ये चीजें? तो याद रखना, आहार नाल का जो पहला पार्ट होता है वो मुख गुहा यानी माउथ कैविटी कह सकते हैं इसको। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? ग्रासनली। तीसरा अमाशय। चौथा कौन सा होता है? छोटी आंत। पांचवा होता है बड़ी आंत। उसके बाद गुदा। दोस्तों इसका ये मतलब है कि आहार नाल में टोटल ये सारी चीजें शामिल होती हैं। यानी जितने भी अंग हैं, मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सब किसमें शामिल है? आहार नाल। यानी आहार नाल इन सब से मिलकर बना होता है। यानी आहार नाल मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, इन सब से मिलकर क्या बना होता है? आहार नाल। यानी इनको मिला करके टोटल लंबाई कितनी होती है? 32 फीट आहार नाल की लंबाई होती है। ठीक। अब बात करते हैं इसमें आपकी कुछ चीजें होती हैं, पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो पाचक ग्रंथियां दोस्तों जो होती हैं इसमें लार ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथियां होती हैं और पित्ताशय होता है, इसमें यकृत, अग्नाशय होता है और आंत्र ग्रंथियां होती हैं। ये आंत्र ग्रंथि है दोस्तों। तो इतनी सारी ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचन में सहायता करती हैं, भाग लेती हैं, भोजन को पचाने में भाग लेती हैं। अब बात करते हैं लार ग्रंथि की दोस्तों। तो लार हमेशा ध्यान देना कि एक दिन में जो लार बनता है यानी ये पर डे है। यानी एक दिन में जो लार बनता है 1.5 लीटर बनता है। यानी प्रतिदिन लार की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लार ग्रंथियां जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। पहली होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबलिंगुअल, तीसरी होती है सब मैंडिबुलर होती है। पैरोटिड जो होती है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबलिंगुअल जो होती है उससे छोटी होती है, उसके बाद सब मैंडिबुलर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बात की जाए कि एक बीमारी होती है गलसुआ, इसको मम्प्स कहा जाता है। तो याद रखना, मम्प्स से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। ठीक। यानी लार ग्रंथियां 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखना, पैरोटिड ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबुलर होती है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की, कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो याद रखना, ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये दोस्तों क्या है? ग्रासनली है। इसके पहले क्या होता है? मुख गुहा होता है, ये ग्रासनली है। ये जो आप देख रहे हैं कॉमा के आकार का, ये क्या है? अमाशय है। इधर अग्नाशय है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यकृत है। ये जो आप बड़ी आंत की तरह देख रहे हैं मतलब बड़ी आंत ही है ये। और ये जो आप जिगजैग लाइन की तरह देख रहे हैं ये छोटी आंत है। यानी ये लाइन जो है दोस्तों ये बड़ी आंत है और ये लाइन क्या है? छोटी आंत। ठीक। अब बात करते हैं कि बताइए कि बड़ी आंत बड़ी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है। तो देखने में तो लगता है कि जो बड़ी आंत है वो बड़ी होती है, लेकिन याद रखना छोटी आंत बड़ी होती है। बड़े से नाम है उसका छोटा, लेकिन वो बड़ी होती है। रीजन क्या है छोटा होने के? क्योंकि वो कुंडलित आकार की होती है। यानी कई सारी कुंडलियां बना लेती हैं, कई सारी कुंडलियां बना करके वो आपको लगता है छोटी है, लेकिन वो बड़ी आंत होती है। यानी लंबाई में देखा जाए तो छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत क्या होती है? छोटी होती है। ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों।
जैसे अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। याद रखना, भोजन का पाचन जो होता है मुख गुहा से शुरू होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, ये बताइए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, तो याद रखना मुख गुहा से, यानी मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डुडनम, दूसरा जुजनम, तीसरा होता है इलियम। ये छोटी आंत जो होती है वो दोस्तों कितने पार्टों में, यानी कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में। 3 भागों से मिलकर छोटी आंत बनती है। पहला आपका होता है डुडेनम, दूसरा होता है जुजनम, तीसरा होता है इलियम। दोस्तों में इसमें एक पार्ट और पाया जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दोस्तों बिलाई, यानी रसांकुर होता है। रसांकुर क्या करता है दोस्तों, जो भी आप खाते हैं उसको क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। इंग्लिश में इसको बिलाई कहा जाता है। जिससे जितना भी आप खाना वगैरह खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसको क्या करता है, निचोड़ लेता है। बाकी जो वेस्टेज बचते हैं उसको कहाँ भेज देता है, बड़ी आंत को दे देता है। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा होता है रेक्टम। अगर क्वेश्चन किया जाए बड़ी आंत कितने पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है और अवशोषण कहाँ होता है भोजन का, तो भोजन का पूर्ण पाचन यानी भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पचता है, तो याद रखना छोटी आंत में। दोस्तों भोजन जो है छोटी आंत में पच जाता है, पचने के बाद फिर वेस्टेज जो बचता है ना वो बड़ी आंत को दे देता है, मल के रूप में गुदा के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो याद रखना कहाँ होता है, छोटी आंत में। अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, यानी पूरा कहाँ जाके अवशोषित हो जाता है भोजन, तो याद रखना छोटी आंत। ठीक, दोस्तों जितने भी फैक्ट हैं सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसलिए आप एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जल का अवशोषण कहाँ होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, बताइए कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, यानी किस भाग में होता है आहार नाल के, तो याद रखना किस भाग में होता है, बड़ी आंत में। याद रखना दोस्तों, ये बड़ी आंत जो होती है जल का अवशोषण करती है, लेकिन छोटी आंत जो होती है भोजन का अवशोषण करती है, यानी जितना भी चीजें आप खाते हो उसमें से जो पोषक तत्व होता है उसको निकाल के ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में। याद रखना पित्त का यानी बाइल, इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में होता है। लेकिन पित्त स्टोर कहाँ होता है, यानी कहाँ पर इकट्ठा होता है, यानी बनाता तो कौन है, यकृत बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। याद है पित्ताशय में स्टोन पाया जाता है, यानी पथरी। आपने सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी है, तो पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की। पथरी दोस्तों 2 जगह पर पाई जाती है, एक तो पित्ताशय में, इसके पहले हमने वीडियो में बताया था आपको, किडनी में भी पाई जाती है। दोनों जगह पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। तो स्टोर्ड कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। कौन, पित्त। पित्त का निर्माण यकृत करेगा दोस्तों, और पित्त कहाँ पर इकट्ठा होगा यानी स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में। पित्त का पीएच मान कितना होगा, 8 होगा। तो जाहिर सी बात है अगर पित्त का पीएच मान 8 होगा तो माध्यम कैसा होगा दोस्तों, क्षारी होगा। क्योंकि आपको पता है पीएच मान अगर 7 से ज्यादा होता है दोस्तों तो वो माध्यम कैसा होता है, क्षारी होता है। और 7 से कम होता है तो माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन अगर 7 होता है तो उदासीन हो जाता है दोस्तों। पीएच मान की खोज किसने किया था, याद रखना सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे। तो पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है, तो क्षारीय माध्यम में होता है। और याद रखना पित्त की थैली में क्या बनता है, स्टोन, जो कि किससे बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, याद रखना प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अब इसको याद कर सकते हैं, पीटी यानी प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ट्रिप्सिन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन, सॉरी, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद दूसरा एमाइलेज, ये सारे एंजाइम है दोस्तों। एमाइलेज किसका पाचन करता है, ध्यान देना, स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, याद रखना मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लाइपेज एक होता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, तो याद रखना फैट यानी ये वसा का पाचन करता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, इसको हम पीटी याद कर सकते हैं। एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। और लाइपेज एफएल यानी एफएल के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। लाइपेज किसका पाचन करता है, फैट यानी वसा का पाचन करता है।
आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों। अग्नाशय जो होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। आपको पता है अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? वैसे देखा जाए तो ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा कौन सा होता है? अंतःस्रावी होता है, तीसरा कौन सा होता है? मिश्रित ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि कैसी है दोस्तों? याद रखना, लार ग्रंथि कैसी है? तो ध्यान देना, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और बात की जाए पीयूष ग्रंथि कैसी है, तो याद रखना दोस्तों ये कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेनिन। रेनिन क्या करता है दोस्तों? रेनिन दूध को दही में बदलता है। बच्चों में दोस्तों रेनिन पाया जाता है, ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है ना। रेनिन के होने की वजह से आप देखते हैं बच्चे जो होते हैं उल्टी जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो दूध होता है वो दही की तरह होता है। दूध जो पीते हैं बेटा वो क्या हो जाता है? दही बन जाता है। तो याद रखना रेनिन क्या करता है, बच्चों में ज्यादा रेनिन की मात्रा होती है। इसी की वजह से उनका जो दूध वो जो पीते हैं जब वो उल्टी करते हैं तो किस रूप में रहता है? दही के रूप में रहता है। ठीक, रेनिन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं पेप्सिन। तो याद रखना दोस्तों पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है। नेक्स्ट बात करते हैं जल प्लस विटामिन प्लस खनिज, यानी जल का, विटामिन का, खनिज का पाचन नहीं होता है। जल विटामिन खनिज का पाचन हो ही नहीं पाता है। इनका क्या होता है दोस्तों? अवशोषण होता है। ठीक, ये हमारा शरीर इनको पचा ही नहीं पाएगा, इनका अवशोषण करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। अब इसमें कुछ जान लेते हैं दोस्तों। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। और विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो रक्त का थक्का न बनना। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अब आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो आप बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर इसमें कुछ डाउट हो अब भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।